हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एनटीएसी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस वैसे तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और बेटा कंसेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर इन केस कोई ऐसा इश्यूज़ आता है कि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं और उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स। देखो बेटा, डाइन तो सीजीएस यूनिट हो गई है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सीजीएस हो गई। और ये आपका एफपीएस सिस्टम में हो गया, यानी कि फुट पाउंड एंड सेकंड में फोर्स की यूनिट हो गई पाउंडल। और जिसको हम एमकेएस सिस्टम कहते हैं या एसआई सिस्टम कहते हैं उसमें न्यूटन हो गई। और जूल्स जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी की यूनिट होती है बेटा, फोर्स की यूनिट नहीं होती। ठीक, तो विच इज द नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, आंसर हो गया जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a is given by x is equal to ut plus half at square, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ। कारण क्या है बेटा, वहां पे ही एक्सलरेशन के बारे में बात हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि फोर्स का मेजर जो है वो एक्चुअली मास इनटू एक्सलरेशन है ना। तो वहां से ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आप जानते हैं कि बेटा फोर्स बराबर एम ए होता है ना। एम अपॉन ए नहीं होगा, एम अपॉन वी नहीं होगा, एम इंटू वी नहीं होगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन होता। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगा कि इसमें स्टेज 1 में कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छा है कि ये सारी चीज़ें इजी रहें और ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। यूनिट ऑफ इम्पल्स, बेटा इम्पल्स मैंने बताया था ना, चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बताया था ना कि इम्पल्स आई बराबर एफ डेल्टा टी, एफ की यूनिट हो गई न्यूटन और डेल्टा टी की हो गई सेकेंड, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इम्पल्स की यूनिट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड टाइम फॉर अ पार्टिकल इन विच रीजन इज द फोर्स जीरो। बेटा फोर्स जीरो कब होगी, जब एक्सलरेशन जीरो होगा। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, यानी कि इस पार्ट में एक्सलरेशन जीरो है। तो यानी कि ए बी पार्ट वाला जो होगा वो जीरो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये देखो बेटा रिटार्डेशन हो रहा है ना, ये कुछ मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ये भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो जब कभी भी कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेटा, कर्व आ रहा है तो मतलब एक्सलरेशन है, या तो एक्सलरेशन है या रिटार्डेशन है, जो भी कर्व की शेप के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और वहां पे एक्सलरेशन जीरो, तो बेटा फोर्स भी जीरो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform velocity of 10 meter per second, a resultant force acting on the body is zero। क्यों बेटा, मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर तो फ्रिक्शन नहीं है, दूसरी चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सलरेशन जीरो। तो एक्सलरेशन जब जीरो होता है तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा मास इनटू एक्सलरेशन होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, मोमेंटम p बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक, वेलोसिटी ये हो गई, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक तरह से स्पीड हो गया, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में क्या कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा ना बेटा, ठीक। तो ये तीनों तो डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट एट एनी इंस्टेंट इज एक्सेलरेशन। एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो एक इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो मोमेंटम हो सकता है चेंज कर जाए, ठीक। तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो बेटा कई बार क्या होता है बुक्स वगैरह में सेकंड लॉ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट लॉ होना चाहिए, क्योंकि पहली बार न्यूटन साहब ने जो फर्स्ट लॉ के अंदर बताया था ना, वो फोर्स के बारे में बताया था कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो फोर्स के बारे में सबसे पहले बात करी गई थी फर्स्ट लॉ में, ठीक। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज एट रेस्ट एट t is equal to 0. From t is equal to 0 onward it is subjected to a time dependent force ft in x direction. The variation of f with time is as shown in the figure. बेटा देखो सीधी सीधी बात है, फोर्स और टाइम के नीचे का फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला ग्राफ का पोर्शन a1 कह देंगे और नीचे वाला a2 कह देंगे, तो नेट या जिसको हम कह सकते हैं कि इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम बराबर अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, है ना बेटा। ऊपर वाला पॉजिटिव चेंज देगा, नीचे वाला नेगेटिव देगा, बस यही चीज़ है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो गई नीचे वाले में। तो a1 हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट माइनस a2 हाफ बेस, यानी कि 3 सेकेंड और 4.5 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस 1.5 इंटू हाइट, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया 2। सीधी सी बात है बेटा, ये नीचे वाला एरिया ये वाला पार्ट हो गया ना, है ना, जो ग्रीन कलर से मैंने कर दिया, ग्रीन कलर से कर दिया, ये नीचे वाला एरिया हो गया ट्रायंगल का, और ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया a1 हो गया। बस अब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1.5, तो आंसर आ जाएगा 4.5, यानी कि A इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी न्यूमेरिकल है बेटा। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 100 फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। बेटा मैंने आपको बताया था मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो v बराबर छोटा m छोटा v अपॉन बड़ा M। अब ये आ जाएगा मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है बेटा, ध्यान रखिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि सारा केस ग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होगा, और बुलेट की स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड। वैसे तो बुलेट की स्पीड 500 मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमको मानना पड़ेगा। एंड गन ऑफ मास 10 kg, नीचे 10 रख दिया, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। ये वाला छोटा बुलेट का मास तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और गन का मास 10 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5000 और नीचे हो जाएगा 10,000। ओ हो, ठीक है साहब। तो वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी,
ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, बस रिकॉइल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था बेटा, बस उसी में निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, बेटा मेजर ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास होता है ना, तो जिसको हम कहते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड किसके ऊपर करेगा? मास ऑफ बॉडी। मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया बॉडी का उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास m and वेलोसिटी u स्ट्राइक्स ए वॉल एंड रिबाउंड्स विद वेलोसिटी v। देखो बेटा, जब ये बॉल स्ट्राइक करके वापस आ रही है तो वापस आ रही है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी होगा और इनिशियल मोमेंटम एम यू होगा। बोलो बेटा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और रिवर्स डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो अब चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना बेटा, तो ये हो गया माइनस एम वी माइनस ऑफ एम यू यानी कि माइनस एम वी प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिए बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा वो नेगेटिव भी होगी, है ना। तो ये हमने ऑपोजिट डायरेक्शन को फाइनल माइनस एम वी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, और इनिशियल पॉजिटिव है, लेकिन चेंज में हम बीच में माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस एम टाइम्स ऑफ वी प्लस यू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी क्वेश्चन नंबर 12 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये भी मुझे न्यूमेरिकल सा है ना, तो इधर की तरफ एक पार्टीशन कर लें, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। हाय 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 हाय। लो जी, क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टेशनरी बॉल वेज 0.25 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास उसका मास हो गया। बेटा वे का मतलब यहाँ मास है। देखो बेटा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ये सब जो लिखते हैं ना वेट, तो वेट नहीं है, आप उसकी यूनिट देखें किलोग्राम। हमेशा इस चीज़ से आप कंफ्यूजन ना करें, कभी कोई दिमाग में कंफ्यूजन हो कि वेट है कि मास है, यूनिट देख लो। वेट है तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, है ना, उसकी यूनिट न्यूटन होगी, और अगर मास है तो किलोग्राम है, कहानी ख़त्म, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे मास को लिखेंगे 0.25 kg, acquires a speed of 10 meter per second when hit by a hockey stick, impulse is imparted। तो बेटा इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है ना। ठीक, तो शुरुआत में रेस्ट पे स्टेशनरी है, तो बेटा इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो ये सीधे सीधे 0.25 इंटू 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, है ना। यूनिट हो गई न्यूटन इंटू सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 2.5 न्यूटन इंटू सेकेंड। ईजी था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ स्कूटर ऑफ मास 80 kg। बेटा इंफॉर्मेशन गिवन पहले लिख लो, है ना। मैंने आपको तरीका बताया था, सिखाया था बेटा कैसे न्यूमेरिकल करना है। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखो, फिर ध्यान दो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो और फिर कैलकुलेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं बेटा, एक भी प्रोसेस गड़बड़ कर दोगे तो पूरा का पूरा जो है न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो मास हो गया 80, अच्छा इंक्रीज हो रही है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 5 से फाइनल वेलोसिटी 25 हो रही है मीटर पर सेकेंड।
25 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में बेटा? टाइम लगा 2 सेकेंड, है ना। तो अब फोर्स निकालना है, तो एज पर द डेफिनेशन फोर्स बराबर बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 80, फाइनल हो गया 25, इनिशियल हो गया 5 अपॉन टाइम हो गया 2। तो ये हो गया 80 इंटू 20 अपॉन 2, यानी कि 800 न्यूटन आ जाएगी। यहाँ देखिए 800 न्यूटन का कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है ना 800 न्यूटन का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। ये देखना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो F बराबर ma होता है। ठीक, तो इससे आप क्या निकालेंगे? a निकाल लेंगे, जो कि F अपॉन m होगा। ठीक, अब F कितना लग रहा है? 10, मास कितना है? 2 kg, तो एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, तो टाइम 2 सेकेंड गिवन है ना। और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई बेटा? ये कह रहा है ना बॉडी एट रेस्ट है ना। ठीक, तो अब हम ये काइनेमेटिक की इक्वेशन पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। चूंकि u 0 है तो ये फैक्टर 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन बेटा कितना है? 5 निकाला ना, फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। और टाइम गिवन है बेटा, कितना गिवन है? 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे, ये मेरे ख्याल से 10 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास 10 मीटर आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन, बस कुछ खास नहीं है। देखो बेटा, वंस अगेन ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगा कि एनएलएम में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन एनकाउंटर करने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। तो बिल्कुल इजी है, आप कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड है ना बेटा, जो आप 9th-10th में करते हैं बिल्कुल उसी बेस पे ही है सारा। कोई बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। If A and B are two objects with masses 10 kg and 30 kg respectively, तो बेटा देखो, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया। तो सीधी सी बात है, B has more inertia than A। कारण क्योंकि B का मास ज़्यादा है ना, 30 kg है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आइए इधर की तरफ सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस बेटा बोथ इनर्शिया एंड फोर्स, है ना। आपको पता है ना, फोर्स को भी डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को भी बताता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ का हो गया। ठीक, क्लियर। ध्यान रखिए, दोनों बातें है ना, फोर्स भी डिफाइन कर रहा है और इनर्शिया। कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स में आपको सिर्फ इनर्शिया लगेगा, क्योंकि फोर्स कई बार कहते हैं कि साहब सेकेंड लॉ डिफाइन करता है। नहीं, फर्स्ट लॉ में पहली बार फोर्स की डेफिनेशन बताई गई थी। तो फोर्स मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है बेटा? मोमेंटम। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ना। मेजर ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम हैज द सेम यूनिट एज इम्पल्स। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेटा। ये सब चीज़ें बस रिकॉल करने वाली चीज़ें, सारा मैंने थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लिया है। चलिए देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए वॉल विद वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। तो बेटा सीधे सीधे -2m भी हो गया ना, रिबाउंड कर रही है सेम वेलोसिटी से, तो माइनस टाइम्स m इंटू v
माइनस ऑफ m इंटू वी, तो -2mv हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। इजी था क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए अब इस पे देखते हैं क्या है हमारे पास। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ क्या बताएगा बेटा, इम्पल्स बताएगा ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया इम्पल्स, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया। Force of action and reaction are equal and in opposite direction acting on two different bodies। बेटा ध्यान रखिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा और अलग अलग बॉडीज पे लगेगा। एक्शन अगर हमने वॉल पे किया तो वॉल ने हमारे हाथ पे रिएक्शन दिखाया। ठीक है, तो इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ये नहीं होगा, अनइक्वल इन द सेम डायरेक्शन ये भी नहीं होगा, अनइक्वल इन ऑपोजिट ये भी नहीं होगा, तो इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बेटा ध्यान रखिए, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है। मैंने बताया अगर मैंने दीवार पे हाथ मारा तो एक्शन वॉल पे हुआ, वॉल ने हाथ पे रिएक्शन दिखाया। समझ में आ गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये ध्यान रखिए, साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट बॉडी आंसर होगा। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर। बेटा अगर वो बोट के ऊपर शोर की तरफ जाएगा तो बोट शोर से अवे जाएगी, मूव अवे फ्रॉम द शोर हो जाएगा, ये आंसर होगा। इसीलिए बेटा कई बार आप देखते होंगे कि जब आप नाव पे, नदी में नाव में बैठ के आप किनारे पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले नाव वाला कहता है कि अभी उतरिएगा नहीं, अभी आप बैठे रहिए। वो पहले नाव को बांधता है और नाव को पकड़ता है ना, फिर एक एक करके आदमी को उतारता है। इसीलिए क्योंकि आप जब मोशन करेंगे तो बेटा बोट क्या करेगी, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए किधर जाएगी, शोर से अवे जाएगी। तो अगर आप शोर की तरफ जाएंगे बोट शोर से अवे जाएगी इन ऑर्डर टू कंजर्व दी मोमेंटम। तो ये बेटा कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किए जो मुझे दिखाई दिए एनटीएससी स्टेज 1 के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।